Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed, and we are discussing biology. And we have started chapter number 10, and we are going to discuss the very next class of the vertebrates that is called as reptilia. Last time हमने आप लोगों से amphibians के features के बारे में बात की थी, और आपको ये बात पता है कि amphibians are closely associated with the water. We cannot call them as true terrestrial organisms. लेकिन आज हम जिस क्लास की बात करने वाले हैं मीन्स रेप्टिलिया की, those are the perfect or the true terrestrial organisms. जब मैं आपसे बात करता हूँ true terrestrial organism की, तो इसका मतलब ये है कि हम हकीकी मानों में ज़मीन पर रहने वाले organisms की बात कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर क्लास में कौन कौन से फीचर्स थे, कौन कौन सी एडेप्टेशंस हुई कि वो पानी से बिल्कुल आज़ाद हो गए, इन सारी बातों को स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. Yes, my dear zoologists, we have started what? The reptiles. As usual, I want to give you the very first thing that is called as the diagnostic feature. और बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, diagnostic feature मीन कोई ऐसा करेक्टर, कोई ऐसा खूबी, कोई ऐसी खूबी जो आपको इन जानदारों को पहचानने में मदद देगी. तो यू नो वेरी वेल कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें एक ही कॉमन फीचर है कि वो क्या है स्टूडेंट्स, कि दीज आर बेसिकली क्रॉलर्स. वेन एवर आई यूज द वर्ड क्रॉलर, इसका मतलब यह है कि ये ज़मीन पे रींग के चलने वाले ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, उर्दू में लिखने की जरूरत आई थिंक नहीं है, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जब ये चलते हैं तो एटलीस्ट इनकी पूरी बैली या एटलीस्ट बैली का कुछ पार्ट या वो कभी कभी ज़मीन के साथ टकरा सकती है. तो इन ऑर्गेनिज्म को हम नाम कह देते हैं रेप्टाइल्स. फॉर एग्जांपल, जब स्नेक मूव करेगा तो उसकी पूरी बॉडी ज़मीन के साथ टच हो रही होती है. लेकिन अगर आप किसको देखें, लिजर्ड को देखें, तो उसकी बॉडी ज़मीन पर अटैच रहती है, लेकिन जब वो मूव करेगी तो जाहिर है ये ऑर्गेनिज्म अपने आपको ज़मीन से लिफ्ट कर लेता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग लिम्स. तो उस टाइम पे उसकी बॉडी ज़मीन पे टच नहीं हो रही होती. एंड सेम इज़ अ केस विद द वेरी लार्ज लिजर्ड्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ नोन एज कोमोडो ड्रैगन्स, राइट. सो नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी स्टेटस. तो एवोल्यूशनरी स्टेटस में आपको दो ही बातें बतानी है. नंबर वन कि ये जो मेरे पास ऑर्गेनिजम्स हैं दे बेसिकली इवॉल्व्ड फ्रॉम, ये कहाँ से इवॉल्व हुए. तो वेरी सिंपल एंड प्लेन आंसर, एनी गेस? परफेक्ट, एम्फीबियंस. तो ये एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए. इसका मतलब है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को, मीन एम्फीबियंस को, एंसेस्टर्स के जद्दे अमजद या आबाओ अजदाद कह सकते हैं. ये वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत स्लोली इवॉल्व हुए फ्रॉम द एम्फीबियंस और फिर डोमिनेट कर गए एक पर्टिकुलर ईरा में दैट इज कॉल्ड एज अ मीजोजोइक ईरा, राइट. और फिर जो कंडीशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक होती गई, डेंजरस होती गई, अनफिट होती गई फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स इन द वेरी रेड ईरा दैट आई हैव written for you, that is called as tertiary era. तो टर्शरी ईरा में इनके नंबर में और इनकी डाइवर्सिटी में बहुत शार्प डिक्लाइन आया. ठीक है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इट इज़ बियॉन्ड योर कोर्स. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर ये वाले ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए तो इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स हुई कि ये ज़मीन पे पूरी तरह रहने के काबिल हो गए. तो उसमें जो सबसे पहला फीचर आप लोगों की बुक में मेंशन है दैट इज द कपुलेटरी ऑर्गन. व्हाट इज मेंट बाय द कपुलेटरी ऑर्गन? कपल का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जोड़ा होना, राइट. तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो वेरी वेल कि देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स, दे शुड बी प्रेजेंट, वन ऑफ देम शुड बी द मेल, अदर वन शुड बी द फीमेल. और आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस एज वेल, कि हम अगर एक एग को स्पर्म से बनाना चाह रहे हैं तो वो दो जगहों पे मिल सकता है. नंबर वन, इन द वाटर आउटसाइड द बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लेकिन अगर ऐसा ना हो और एक मेल ऑर्गेनिज्म अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर प्लेस करे तो फिर हम उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और अगर ऐसा होना है
तो फिर मेल शुड बी कैपेबल और मेल शुड हैव एन ऑर्गन दैट मे यूज टू ट्रांसफर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी, और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम नाम कर देते हैं कपुलेटरी ऑर्गन। और उस कपुलेटरी ऑर्गन का नाम इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इज हेमीपीनस। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कपुलेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ जिसे हम लोग हेमीपीनस के नाम से जानते हैं। इट इज बेसिकली नॉट अ परफेक्ट कपुलेटरी ऑर्गन, रादर इट इज अ इन्वर्टेबल सैक। और इस पर्टिकुलर सैक के अंदर जो पहले मेल है वो स्पर्म्स को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है और फिर इसको इवर्ट करके फीमेल बॉडी में प्लेस कर देता है। लेकिन बहरहाल ये वो हमारी फेस ऑफ अर्थ पे पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने सक्सेसफुली पानी से आज़ाद होकर, पानी की रिक्वायरमेंट को एक साइड पे रखते हुए, बिल्कुल टेरेस्ट्रियल मोड के मुताबिक स्पर्म्स को सक्सेसफुली ट्रांसफर किया इनटू द फीमेल बॉडी। तो ये सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट थी टू गेट रिड ऑफ द वाटर एंड हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाटर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट थिंग पर। अगर ये ऑर्गेनिजम्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो फिर हमें एक स्टेप और आगे मूव करना है कि क्या इनकी फीमेल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा ऑर्गन है जो इस पर्टिकुलर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में जगह दे सकता हो। तो आंसर है कि अभी ये ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत पीछे हैं, राइट। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये एक फीचर अडेप्ट किया कि क्यों ना अपने एग्स को क्या किया जाए, बॉडी से बाहर लिबरेट कर दिया जाए, लेकिन उन पर्टिकुलर एग्स के बाहर जो कोटिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, राइट, ताकि वो उस पर्टिकुलर ड्राई एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हों जो इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं फ्रॉम द वाटर। आपको पता है कि वाटर के अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेनस एग्स भी काम दे सकते थे बिकॉज प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज प्रेजेंट आउटसाइड। लेकिन अगर ये वाले ऑर्गेनिज्म पानी को छोड़ के खुश्की पहना चाह रहे हैं तो फिर इन ऑर्गेनिजम्स के पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अलावा एक और फीचर भी होना चाहिए कि वो इन पर्टिकुलर एग्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, वाटर फॉर एग्जांपल वाटर लॉस प्रूफ बनाए, और फिर ऐसा भी बनाए कि इनको दुश्मनों से बचाने की जगह दबा दें तो वो उस पर्टिकुलर सैंड का या सॉइल का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हों। तो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड लेदरी एग्स की हैचिंग की, और हैचिंग करने के बाद इन ऑर्गेनिज्म ने उनको ज़मीन में या ज़मीन के पास या पानी के पास जहाँ पे रख दिया जहाँ पे इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहा। नाउ आगे देखते हैं कि और क्या क्या फीचर इन ऑर्गेनिजम्स के पास आए सो दैट कि दे कैन लिव सक्सेसफुली ऑन द फेस ऑफ अर्थ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 2/3 of the board. Yes, my dear students. Next thing is their skin. अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर को याद करें तो हमने आप लोगों से डिफरेंट किस्म के एम्फीबियंस की बात की। आप लोगों से हम लोगों ने इससे पहले वाले ग्रुप यानी कि फिशेस की बात की। चाहे आप लोग फिशेस को देखें या आप लोग एम्फीबियंस को देखो, आपको दोनों में स्किन कैसी नजर आएगी, मॉइस्ट, एंड दैट वेरी मॉइस्ट स्किन इज मॉइस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू मच म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, और जाहिर है उनकी ज़रूरत भी थी। लेकिन अब मैंने आपसे बोला कि इन ऑर्गेनिजम्स की विश क्या है कि दे शुड गेट रिड ऑफ द वाटर, दे शुड शो इंडिपेंडेंस ऑफ द वाटर। तो वो इंडिपेंडेंस कैसे ऑब्टेन हो सकती थी कि अगर वो अपनी स्किन में से वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर दें। यू नो कि अब वाटर सराउंडिंग पे नहीं है, इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर गीली ही रहेगी तो इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा और सराउंडिंग में वाटर कंटेंट कम होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेडियंट वेरी रैपिड लॉस ऑफ वाटर विल बी देयर एंड दीज ऑर्गेनिज्म विल सफर अ वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन। और अगर हम उस डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए कि इनकी स्किन ऊपर के सेल्स को बिल्कुल डेड कर ले, उन्हें कॉर्निफाइड कर ले, उन्हें वाटरप्रूफ बना ले ताकि इनकी बॉडी का वाटर लॉस ना हो। और यही सारे फीचर्स को ऑब्टेन करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स ने अपनी स्किन को नॉट ओनली ट्राई कर लिया बल्कि उनको फर्दर सुपर इम्पोज किससे किया कि उसके ऊपर कॉर्निफाइड जो सेल्स थे उनको शेड ऑफ नहीं किया बल्कि इन कॉर्निफाइड सेल्स को आपस में मिला मिला के उसके ऊपर क्या बना लिए, स्केल्स बना लिए। अब देखें कि जितना ऑर्गेनिज्म ड्राई है और उसके ऊपर स्केल्स की लेयर्स स्ट्रॉन्गर हैं, they are less susceptible not only to the water loss but also they are less susceptible to the attacks of the predators। इसके अलावा इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट ये हुई कि अगर ये किसी बरो वगैरह में जा रहे हैं तो डेफिनेटली
किसी किस्म की कॉम्प्रेशन को भी ये अवॉइड कर सकते थे। अब हम चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बात सिर्फ और सिर्फ लेदरी एग्स बनाने की नहीं थी। सिर्फ लेदरी एग्स इन ऑर्गेनिजम्स को ज़मीन के सक्सेसफुल ड्वेलर्स नहीं बना सकते थे। अगर आप लोग उन पर्टिकुलर लेदरी एग्स को देखें तो आपको उनके अंदर एक बड़ा एडवांस फीचर नज़र आता है, एंड दैट वेरी एडवांस फीचर इज कॉल्ड एज कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर एग के अंदर फर्दर कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। जब मैं बात करता हूँ कंपार्टमेंट्स की मीन हिस्से बन गए हैं, तो आपको 3 मेन कंपार्टमेंट्स को याद रखना है जो आप लोगों की बुक में मेंशन है। उनमें से जो पहला कंपार्टमेंट है हमारे स्टूडेंट्स, उनमें से एक का नाम है एमनियन, right? One of them is called as the amnion, and second one is called as chorion, and last one is called as allantois. Right? अब इनमें से आप लोगों के इस पर्टिकुलर लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज अ एमनियन, और वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स के जिनके अंदर एम्ब्रियो के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज एमनियोट्स। और आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि देर आर ओनली 3 ग्रुप्स, दोज आर बेसिकली व्हाट एमनियोट्स मीन्स कि उनके डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाहर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है। उनमें से एक है रेप्टाइल्स, और नंबर 2 पर कौन है स्टूडेंट्स? बर्ड्स, और नंबर 3 पे यू आप मीन्स मैमल्स। तो इस तरीके से हमारे पास एमनियोट्स में 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज रेप्टाइल्स, नंबर 2 आर कॉल्ड एज एव्स, एंड नंबर 3 आर कॉल्ड एज मैमल्स। तो हमारी डेवलपमेंट के दौरान में भी हमारे गिर्द एक प्रॉपर सैक प्रेजेंट होती है, और उस प्रॉपर सैक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एमनियन। और जहां तक ताल्लुक है मेरे पास कोरियन और एलैंटॉइस का, तो उनका जो फंक्शन है वो एक्सक्रीटरी है और रेस्पिरेटरी है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अंदर एक सैक रखती है जो कि बेसिकली इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के वेस्ट प्रोडक्ट को सेव कर रही है। राइट? इस पर्पस के लिए आप लोग इस इमेज को देखें। इस इमेज में आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक एग है दैट इज बेसिकली कवर्ड विद द शेल, और इसके अंदर हमारे पास एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके बाद अंदर आपको नजर आ रहे हैं 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। वन इज हैविंग व्हाट? द एम्ब्रियो, ठीक है, और उसका नाम हमारे पास क्या है? उसका नाम क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? एमनियन। इसके अलावा यहाँ पे 2 लेयर्स और प्रेजेंट हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज कोरियन, अदर वन इज कॉल्ड एज एलैंटॉइस। One membrane is specially designed to store the waste products of the organism, and it is called as allantois. लेकिन अगर मैं दूसरी मेम्ब्रेन की बात करूं, means chorion, it is specially designed for the exchange of the gases with the environment. So it is a perfect kind of uterus that can basically give rise to the development of the organisms. तो ये है स्टूडेंट्स एडवांसमेंट, ये है एवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी कि ये वाली तीनों मेम्ब्रेन्स हमें किसी भी एम्फीबियंस के एग में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन लोगों ने अपने अंदर ये एडवांसमेंट्स की, और अल्टीमेटली ये ज़मीन के फर्स्ट सक्सेसफुल डिवेलर्स बन गए। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ, वो ये है हार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फिशेस के बारे में कहा था कि उनमें सिर्फ 2 चेम्बर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ऑरिकल, अदर वन इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। लेकिन जब हम लोग एम्फीबियन के लेवल पर आए तो हमें यह पता चला कि इनके अंदर अब एट्रियम डिवाइड होकर 2 एट्रिया बना रहा है, ठीक है। अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ड्राइंग कुछ इस तरह बनेगी कि ये था मेरे पास बेसिकली व्हाट? एक एट्रियम, और ये मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स? एक वेंट्रिकल। लेकिन एम्फीबियंस में क्या हुआ कि यहाँ एक पार्टीशन बनना शुरू हुई जिसने एक एट्रियम को 2 एट्रिया में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी आपको याद होगा कि वेंट्रिकल एक ही था एम्फीबियन के केस में, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही थी। लेकिन जो ही हम लोग आए किस पे? रेप्टाइल के लेवल पे, तो रेप्टाइल्स ने इस पर्टिकुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को क्या कर दिया? कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज परफेक्टली डिवाइडिंग व्हाट? द वेंट्रिकल्स।
लेकिन इसकी परफेक्शन अपने नुक्ता उरूज पे, अपने कमाल पे किस में नजर आती है हमें? क्रोकोडाइल्स में, राइट। तो बाकी ग्रुप्स के अंदर स्टिल देयर इज अ वेरी स्लाइट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बट इन केस ऑफ द क्रोकोडाइल्स दिस पर्टिकुलर पार्टीशन इज परफेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स ही वो वाहिद ऑर्गेनिज्म थे कि जिनके अंदर एक परफेक्टली 4 चेम्बर्ड हार्ट डेवलप हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर 4 चेम्बर्ड hearts, and these 4 chambered hearts basically consist of 2 atria and definitely 2 ventricles. However, in case of other groups like snakes and lizards, partition is not that perfect. Next thing, next article जो बुक में लिखा हुआ है, that is nothing other than the better adapted legs. अगर आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स लिजर्ड को, तो आप इमेजिन करें, बात को आपने जरा गौर से सुना माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने पुशअप्स लगाते हुए चलना है, तो आई थिंक कि आप भी बहुत जल्दी थक जाएंगे अगर आपको पुशअप्स लगा के चलना हो। लेकिन लिटरली स्पीकिंग वाकई ऐसा होता है कि ये जो हमारे लिजर्ड्स हैं, जैसे कोमोडो ड्रैगन वगैरह बड़ी लिजर्ड्स हैं, लिटरली देयर लिम्स आर पैरेलल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जब उनकी लिम्स पैरेलल टू द वेट ऑफ द बॉडी हैं, तो उनकी लिम्स को इतना स्ट्रांग होना था कि वो उनके पूरी बॉडी के वेट को जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट कर सकती हो। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों की लेग्स आपके वेट के एट राइट एंगल हैं। ट्रू विद द डॉग, ट्रू विद द अदर लायंस एंड टाइगर्स। उनके वेट के नीचे टांगे आ गई हैं, इट इज वेरी इजी टू लिफ्ट। लेकिन जिस केस में क्या है कि उनका वेट उनकी लिम्स के पैरेलल है, तो इस वाले केस में दे शुड हैव वेरी वेरी स्ट्रांग मसल्स ऑफ द आर्म्स द लेग्स सो दैट दे कैन लिफ्ट द वेट एंड रन, राइट। तो इस लिहाज से इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बड़ी स्ट्रांग किस्म की लेग्स हैं, उनके मसल्स बड़े स्ट्रांग हैं जो उनके बॉडी के वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। look at the crocodiles, look at the gavialis, look at the alligators, look at the what lizards. These all organisms, they are basically very very strong in terms of the muscles of the legs and arms. और इसी वजह से ये जो organisms हैं, they can move for a certain period, then they should have a pause, they want to allow their muscles to rest and then they move again. पर्टिकुलरली अगर आपने कभी वॉल लिजर्ड को देखा हो, तो वॉल लिजर्ड ऐसे ही कर रही होती है, थोड़े से के लिए मूव करती है और उसके बाद रुक जाती है, देन बिगिन टू मूव अगेन, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट करके मूव करना होता है। दैट इज रियली अ मार्वेलस जॉब। नाउ वी वांट टू गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत खूबियां हैं इस ग्रुप में। I am talking about the reptiles, बहुत कैपेबिलिटीज है इनके पास, लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी भी इनके अंदर डेफिशिएंट है। वो प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि these organisms do not have a thermoregulatory system। मैंने वर्ड लिखा आप लोगों के पास, क्या? do not have a thermoregulatory system। इसका मतलब ये होगा कि इनके बॉडी का टेम्परेचर वही होगा जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है, यानी कि इनकी पार्टी भी वही है, JJON, जरा जिते ओदे नाल। हम उर्दू में कह सकते हैं जैसा देश वैसा भेस, यानी कि जैसा टेम्परेचर इनकी सराउंडिंग का होगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी होगा। आपको पता है कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वेरी राइट, दीज आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स और ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स। इन्हें हम लोग पोइकिलोथर्म्स का नाम भी देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और शायद बहुत सारी कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन के अलावा जो चीज इनकी एक्सटिंक्शन की वजह बनी वो इनकी थर्मोरेगुलेटरी इनएबिलिटी थी, राइट। कहा जाता है कि जब इस पर्टिकुलर कुराई अर्थ के साथ आके बहुत बड़ा मेटेओराइट आके हिट किया तो उसके रिजल्ट में बहुत अरसे तक सूरज रेडिएशंस हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच सकी गर्थ की वजह से। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सके, तो इनके बहुत बड़े जाइंट्स, दोज हु हैव रूल्ड द अर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट डायनासोर्स, वो थर्मल शॉक्स की वजह से
क्या हुए, इस दुनिया से कूच करेंगे। तो ये थ्योरी है, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी ट्रू, लेकिन थ्योरी ही ये है कि बाय दीज जाइंट्स मीन डायनासोर्स दे बिकम एक्सटिंक्ट। तो उनकी एक बहुत बड़ी वजह मैंने बोली थी आप लोगों के साथ, वो ये कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सके। बहरहाल परफेक्शन अल्लाह ताला के यहाँ है, बाकी तमाम फीचर्स के अलावा ये इनके अंदर ड्रॉबैक पाया जाता है। मुझे स्टक रहना है मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बुक के साथ। तो अब देखेंगे कि आप लोगों की बुक में नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, दैट इज द टाइप्स ऑफ द रेप्टाइल्स। तो आप लोगों की बुक में रेप्टाइल्स की 3 मेन टाइप्स डिस्क्राइब की गई हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। नंबर 2 is called as Tetrapod, that is basically Sphenodon. It is only confined to the very small part of the world that is lying very close to the continent Australia. Yes, I am talking about New Zealand. ठीक है, तो न्यूजीलैंड में ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ पाया जाता है। यू कैन सी इट्स इमेज। और अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि हम इसको मैप, वर्ल्ड मैप को दिखाएं कि न्यूजीलैंड बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में पाया जाता है, राइट। सो दैट वेरी country or small island is blessed with this particular organism, very beautiful organism called as Tetrapod. And now we want to move to the last class, and that very last class is called as the crocodiles, alligators and the gavialis. और इन तीनों की तीनों जो क्लासेस हैं इनके बारे में हमारा ख्याल ये है कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स जद्द अमजद हैं, एंसेस्टर्स हैं किस ग्रुप के, मॉडर्न बर्ड्स के, राइट। मॉडर्न बर्ड्स कैसे इनसे एवॉल्व हुए, उनमें से कौन सा ग्रुप, उनकी एवोल्यूशन की बाइस बना, ज़ाहिर हम उसको क्लास एव्स में पढ़ेंगे जाके। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे बात को छोड़ते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स बहरहाल हमारे मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों की बुक में मेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन बोल रहा हूँ कि वो एक नंबर आपको दिला सकता है जो शायद आपको मेरे गोद में ले जाए, वो ये कि टुडे रेप्टाइल्स जो मेरे पास आज के रेप्टाइल्स हैं, मीन लिजर्ड, स्नेक्स, टेट्रा, क्रोकोडाइल्स, गैवियलिस एंड क्रोकोडाइल एलिगेटर, सॉरी, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस दौर में इवॉल्व हुए। तो आंसर है स्टूडेंट्स मेरे पास कि वो इवॉल्व हुए क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्चुअल रूलिंग टाइम है जिसपे वो पूरी दुनिया पे छा गए, वो टाइम मेरे पास कौन सा स्टूडेंट्स, जुरासिक। आपने डेफिनेटली जुरासिक पार्क मूवी भी देखी होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जुरासिक पीरियड में इन्होंने हमारी पूरी ज़मीन के ऊपर रूलिंग की, प्रॉपर कब्जा किया। अब हम आखिरी बात पढ़ने वाले हैं कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स हमारी इस कुरे अर्ज पे, हमारी इस ज़मीन पे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि 2 जगह पाए जाते हैं। वन ऑफ देम इज इन द टेम्परेट जोन, ठीक है, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन। ये 2 जोन्स में पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये 2 जोन में पाए जाते हैं तो फिर ये फ्लरिश किस में किए, ज़्यादा ये किस में रहते हैं, तो आंसर इज इन द ट्रॉपिकल जोन। सो ये वो इंफॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन योर बुक, बट आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप, और इसके लिए हम मूव करते हैं towards an animation. Yes, my dear students, welcome on this animation. और अगर आप इस एनिमेशन को देख रहे हैं तो इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 कि look at this particular lizard, perhaps it is the world's largest lizard. इसे नाम देते हैं कोमोडो ड्रैगन। इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो स्टूडेंट्स ये है कि ऑर्गेनिज्म किसी को काटता नहीं है, लेकिन ये कभी भूखा भी नहीं मरता। ये वाला ऑर्गेनिज्म अपने मुंह के अंदर एक इंतहाई खतरनाक किस्म की बाइफरकेटेड टंग रखता है। ऑल दिस टंग इज वेरी लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग होने इसकी स्पेशलिटी नहीं है। इसकी स्पेशलिटी है इसके मुंह के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरियल फौना। इसके अंदर पाए जाने वाले वो स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स जो इस ऑर्गेनिज्म के लिए फूडिंग का, प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ अपने प्रे के पास जाता है और उसको अपनी जबान टच कर देता है। सिर्फ टच करना काफ़ी होता है, बिकॉज कि इसके अंदर प्रेजेंट जो चीज़ें हैं ये उस ऑर्गेनिज्म की बहुत हार्ड स्किन को पेनिट्रेट करते हुए उसकी ब्लड में शामिल हो जाएंगी। उसके बाद ये वाला ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, ये अपने शिकार को चेस करता है। जब ये चेस करेगा तो चेस करते करते जाहिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसके शिकार के वजूद में इसके ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन, इसके फ्लोरा की, इसके फौना की, मीन्स इसके पॉइजनस बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी और ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा।
इट वॉन्ट टेक मोर टाइम, 1 or 2 days ओनली, राइट। और ये वाला ऑर्गेनिज्म का डसा हुआ ऑर्गेनिज्म कोई और नहीं खा सकता, बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सीवियर सेप्टिसीमिया। इसके ब्लड में बहुत ज़्यादा जहर फैल गया हुआ है और नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन डेयर इवन टू टेस्ट इट्स, यू कैन से, प्रे। ये वाला ऑर्गेनिज्म जब इसको खाएगा तो सिर्फ यही खा सकता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है रिगार्डिंग दिस वेरी ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ कोमोडो ड्रैगन्स। दुनिया के सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन्स अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया और मलेशिया के जजीरों में मिलते हैं, राइट। फिर इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है स्नेक्स। अब स्नेक्स के बारे में भी आप लोगों को ये बात पता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास बड़े यूनिक फीचर्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके स्पेसिफिक किस्म के दांत होते हैं जिन्हें हम फैंग्स बोलते हैं, और इनके पीछे अटैच होती हैं, नॉट इन ऑल स्नेक्स बट इन फ्यू वेरी वेरी पॉइजनस स्नेक्स, क्या, डेफिनेटली पॉइजनस सैक्स। और ये जो सैक्स है ये 2 किस्म के पॉइजन से फिल हो सकती हैं। उनमें से पहली टाइप के हम बोल रहे हैं व्हाट, कि ये न्यूरोटॉक्सिन्स है, यानी कि ये वाला जहर जब इसके शिकार की बॉडी में जाएगा तो इसकी नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देगा। लेकिन दूसरी किस्म के जो पॉइजन इन स्नेक्स में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, हीमोटॉक्सिन्स। इसका मतलब ये होगा कि जब ये वाला जहर उनके ब्लड में जाएगा तो उनकी कैपिलरीज, उनकी आर्टरीज और वेसल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जाहिर है ये ऑर्गेनिज्म जब गैसेस को डिफरेंशिएट करने के काबिल नहीं रहेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो 2 किस्म के पॉइजन स्नेक्स में पाए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फीचर जो आप लोगों को और बताना है इन स्नेक्स के बारे में, कि इन स्नेक्स के पास स्पेसिफिक किस्म की क्या होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इवन लाइट दे कैन कैरी आउट द प्रेडेशन ऑफ देयर प्रे। ऑन द रीजन इज कि इनके पास हीट सेंसर्स हैं, तो इनका शिकार इन्हें रात के टाइम किसी ग्लोइंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मुझे कोयला दहकता हुआ नजर आता है, ऐसे ही इन ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार ग्लो करता हुआ, दहकता हुआ नजर आता है, एंड दे कैन इजीली, यू कैन से, अटैक देयर प्रे। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर इसके अलावा स्नेक्स में एक और प्रॉपर्टी होती है कि व्हेनेवर ये अपनी इस टंग को टू एंड फ्रो बार मूव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट केमिकल्स को अटैच कर लेते हैं अपनी टंग के साथ। तो फिर इनकी ओरल कैविटी की रूफ में 2 ग्रूव्स हैं, उन पर्टिकुलर 2 ग्रूव्स में ये उस टंग को बार फेरते हैं, राइट। ये जो पर्टिकुलर ग्रूव हैं इनके अंदर एक्सीलेंट केमिकल एनालिसिस्ट बैठे हुए हैं। They can carry out the analysis of the chemicals present in their surrounding, whether ये उनकी प्रे का केमिकल है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से स्पेसिफिक किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन स्पेसिफिक हार्मोन्स को नाम देते हैं फेरोमोन्स। तो ये फेरोमोन उनके शिकार का है या उनके अटैकर का है, सो दे कैन डिफरेंशिएट वेरी इजीली फ्रॉम इट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें इन 2 ग्रुप्स में नजर आते हैं। एक आखिरी बात आपको बतानी है, दैट इज रिगार्डिंग द क्रोकोडाइल्स। अब जो क्रोकोडाइल्स हैं दे आर वेरी वेरी एक्सेलेंट डाइवर्स। वो आपको पता है कि पानी की सरफेस के नीचे से सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 आंखें बाहर निकाल के देख सकते हैं, और फिर नॉर्मली ये अपने ऑर्गेनिज्म को कच्चा ही निगल जाते हैं, और फिर दे लिटरली रोल इन द वाटर, ऑन द सैंड, ऑन द लैंड, सो दैट कि वो अपने ऑर्गेनिज्म को क्या करें, प्रॉपर डाइजेशन कर सकते हों। तो आपको आखिरी शेर पे बात को छोड़ रहा हूँ कि हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, निगाह जहर पे रख हुसन पे ना जा। तो नेवर ट्राई टू रीच एनी ब्यूटिफुली कलर्ड स्नेक, बिकॉज के इसके जो कलर्ड है, खूबसूरत रंग, ये इसके बहुत ही हार्मफुल होने की निशानदेही कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत ही खतरनाक किस्म के जहर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम किस्म के